रहीम। नून लीग की हुकूमत ने अवाम पर बजट बम गिरा दिया है। IMF के हुक्म पर टैक्सेस की भरमार कर दी है। एक बार फिर अशराफिया को छोड़ दिया गया है और सारा का सारा मलबा तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह 50,000 माहाना है, उसका भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब कोई इन अशराफिया से पूछे कि भाई आपने जितनी महंगाई कर दी है, उसमें एक छोटी सी फैमिली का 50,000 रुपए से घर का खर्चा चला कर दिखाएं। अवाम पर टैक्स का बोझ डालने वालों ने अपनी तनख्वाहें तो 25% बढ़ा ली हैं, मगर गरीब अवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया। हमारे मुल्क के इन सजीले सरकारी मुलाजमीन को ढेरों मुबारकबाद, मगर इस फैसले ने निजी शोबे के मुलाजमीन को पीस कर रख दिया है। हुकूमत आज अपनी पॉलिसी से कौम को पैगाम दे रही है कि कुछ भी करें, बस आप किसी तरह सरकारी नौकरी हासिल कर ले, फिर तो सब ही खैरान है। हमारे मुल्क का बजट IMF फंडेड है, मगर यहां सवाल ये उठता है कि IMF वाले पैसे कहां जाएंगे। IMF से हम 1670 अरब रुपए की भीख मांग रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर मजीद 1500 अरब रुपए खर्चा आएगा। सालाना तरक्याती बजट भी 1500 अरब रुपए है। तनख्वाह के बजट की गारंटी है, मगर तरक्याती बजट की कोई गारंटी नहीं। पिछले साल 900 अरब का तरक्याती बजट बना, जिसमें से सिर्फ 370 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च हुए। IMF से लिए गए 1670 अरब में से 1500 अरब रुपए तो इन इजाफी तनख्वाहों में ही खर्च हो जाएंगे। यहां यह सवाल भी उठता है कि क्या हम गलत मौशी मॉडल की तरफ बढ़ गए हैं? तो इकोनॉमिस्ट की नजर में इसका जवाब है बिल्कुल हां। कौम को बताया गया कि हुकूमत पैसे की कमी का शिकार है, जिसके कोई दो हल तजवीज किए गए। IMF का कर्जा और टैक्सेस में इजाफा। लेकिन इस बजट में हुकूमत ने यह बता दिया है कि जब पैसे आएंगे तो उनसे सहूलत भी पहले से इस्तेहकाक याफ्ता तबके को मिलेगी। 18,000 अरब के बजट में से 9,700 अरब रुपए तो कर्ज पर सूद की वापसी पर खर्च हो जाएंगे, और IMF का यह सारा कर्ज चंद लाख सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च किया जा रहा है। ना तरक्याती फंड्स खर्च होंगे, ना मुल्क की तरक्की करेगा। लग यही रहा है कि बजट बनाने वाले सरकारी बाबू अपनी जेबें भरते रहेंगे और गरीब अवाम का खून निचोड़ते रहेंगे। जैसे जैसे बजट समझ में आ रहा है, वैसे वैसे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मशवरा भी याद आ रहा है कि अवाम 5 वक्त की नमाज पढ़े और हर नमाज के बाद हुकूमत को बद्दुआएं दे। बजट पर ही बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेहमान हमारे साथ होंगे। के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं, और सीधी बात के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल राजा कमरुल इस्लाम साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी वेरी ऑनरेबल सबके बड़े चहीते शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब के बहुत ही चहीते कादर मंदोखेल साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी वक्त देने के लिए। सिर्फ वक्त ही है आजकल के दौर में जो दिया जा सकता है, क्योंकि जेबों का हाल तो ये है कि हुकूमत ने एक जालिमाना बजट पेश किया है। और इस वक्त मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरे तीनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, वो इस बजट के हाथों बहुत ही ज़्यादा गमगीन हैं और अफसुर्दा हैं। लेकिन फिर भी मैं शो का आगाज़ नून लीग से करना चाहूँगी। राजा साहब, अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है आप बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, आप बहुत अपराइट आदमी हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि जो टैक्सेस आपकी हुकूमत ने लगाए हैं कल बजट की तकरीर में, क्या उन टैक्सेस के बेसिस के ऊपर 50,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला शख्स अपना घर का बजट बना सकता है? और क्योंकि आप एक ऑनेस्ट आदमी हैं, तो मैं लाइव शो के अंदर चैलेंज करती हूँ नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को, कि अगर नवाज शरीफ साहब आजकल फारिग ही हैं, जाहिर सी बात है, अगर वो अपनी बेटी को वजीर आला बना सकते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब 50,000 रुपए पर मंथ के अंदर बीनट सलीम के घर का बजट बना सकते हैं? सर, तो मुझे बना के बता दें। मुझसे सवाल किया जी, मैं चूंकि आवाज बीच में जी सर, आपसे ही किया। जी तो पहली बात तो यह है, अल्लाह ना करे कि बीन सलीम का बजट घर का 50,000 में बने, लेकिन बहरहाल 50,000 में बजट बनाने की बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान, करोड़ों आम आदमी जो हैं वो इस 50,000 की स्लैब में रह रहे हैं, और उनके लिए बलाशुबा बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और वो मुश्किलात गंभीर हुई हैं माजी के इन पिछले 5-4 बरसों में। लेकिन आप ये देखें कि इस अरसे में कि जहां महंगाई
की जो शरह थी, जो इजाफे की जो स्लोप ऑफ था महंगाई का, वो 38% से 11-12% पे आया और इंशाल्लाह बहुत जल्द सिंगल डिजिट पे आए। नहीं, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है, बात आप अपनी मुकम्मल कर लीजिएगा, थोड़ा सा लुकमा ले लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिगर्स जो है ना, जरूर कोई फज हुए फिगर्स होंगे, क्योंकि आपने 50,000 रुपए पर मंथ जो इनकम किसी घर में आ रही है, आपने तो उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया सर। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। जी नहीं, आपने बजट की बात की, तो बजट तो जब से हमने होश संभाला तो कभी भी जो कम आमदन वाले लोग थे उनका बजट कागज पे तो कभी नहीं बन सका। पता नहीं वो अपना पेट खाली रख के, पता नहीं वो एक वक्त का खाना छोड़ के गुजारा करते हैं, कैसे करते हैं। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये मैं पिछले डेकेड्स की बात कर रहा हूँ। ये तो मुश्किलात ऐसे ही थी। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि टैक्स पे मैं बाद में आता हूँ। पहली बात यह है कि इन पिछले कुछ माह से आप देखें कि मैं कोई फज फिगर की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं आटे की बात कर रहा हूँ, मैं घी की और कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ। उनकी कीमतों में प्रैक्टिकली कमी आई है, सब्जी फलों में की चीजों में कमी आई है, और वो जो आपने देखी थी एक आग लगी हुई थी वो उसमें कमी आई है। तो एक चीज तो ये हो गई, और ये तकलीफ जो है बिल्कुल है, इसमें बजट नहीं बनाया जा सकता। बुनियादी जरूरियात का बजट मैं फिर रिपीट कर दूं कि इन पैसों में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये एक टेम्परेरी फजा है, और इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि जिस तरीके से ये बाकी चीजों में बेहतरी आए। राजा साहब, अगर बजट नहीं बनाया जा सकता तो उन पर टैक्स तो ना लगाते ना कम से कम सर। 50,000 वाले पे आपने क्यों टैक्स बढ़ाया? जी सर, जी बोल लीजिए। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। 51,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की जो आमदन थी, जिसपे पहले टैक्स शायद 1.5% था, उस पे कोई 1% का इजाफा हुआ है, यानी 1 लाख रुपए वाले आमदन वाले को 1,500 रुपया फालतू महीने का टैक्स देना पड़ेगा। ये हालात जो इस वक्त की, जिसमें कि हमने टारगेट्स भी पूरे करने, और आपको पता है इस वक्त मालिक ने कि जो इससे पहले हमें एड देते रहे, खैरात देते रहे, तो उनकी भी बस हुई थी, और हम भी अब जाके जैसे ही मेरे तो प्रोग्राम में जो है मंदो खेल साहब, उनकी बस हो गई, उन्होंने 2 गिलास पानी अभी प्रोग्राम के पहले 5 मिनट में ही पी ली है। सर आप हालात का तकाजा करें। खैर शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े तहम्मुल से आपने राजा कमर साहब को सुना है, बड़े ही तहम्मुल से। कल औरंगजेब साहब को आपकी पूरी पार्टी ने सुना। हर कोई जो थोड़ी बहुत भी समझ बूझ रखता है ना, वो ये कह सकता है कि बड़ा ही जालिमाना बजट है। मैं खुल्लम खुल्ला इस बजट के बारे में बोल रही हूं कि ये जुल्म है, ये तबाही है पाकिस्तान की आवाम के साथ। लेकिन सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इतना शोर मचाती है, सुन्नी इत्तेहाद में भी जाके उनका शोर मचाना, उनका हंगामा करना खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। मैंने इन्हीं गुनाहगार आंखों से देखा कि औरंगजेब साहब बगैर कानों में टूटियां लगाए बड़े आराम से, सुकून से, चिल होके बजट पेश कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? क्या कहानी है? ये कौन से बैकडोर आपने राबते शुरू कर दिए हैं? या किसकी आशीर्वाद पर, या किसकी गारंटी के ऊपर, या किसके साथ बातचीत करके आपने अमान अमान से कल औरंगजेब साहब को बोलने दिया? विनिश, पहली बात तो ये जो जिनको आप जालिम कह रही हैं, ये जालिम भी हैं, ये करप्ट भी हैं, ये बददियानत भी हैं। ये वो अशराफिया है मुल्क की, जो क्रिमिनल एलीट है, जो मेरे आपके पैसों पे पल रही है, जो गरीबों के पैसे लूट कर अपना माल पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। हाँ, वो दुबई लीड्स हो, पनामा लीड्स हो, एवन फील्ड हो, स्विट्जरलैंड हो, तो आपको इनसे किस तरह बेहतरी की तवक्को थी? और खास तौर पे जब वो लोग जो अवाम के मुंसिब ना हो, जिनको अवाम जेलों में देखना चाहते हो, जिनकी वजह से आज अवाम महंगाई से, बेरोजगारी से, भूख से खुदकुशिया करने का मजबूर है, और आप उनसे क्या तवक्को रख सकती थी? ये IMF के मुलाजम, IMF के गुलाम, और एक खास एजेंडे के काबिल आए हुए, तो उनका तो बजट भी IMF ने बनाया, पेश भी IMF के नुमाइंदे ने किया। तो ये तो आप तो इनसे तवक्को ये करें कि अभी मरने पर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। सर मुझे तो इनसे तवक्को है नहीं। शौकत भाई मेरी बात सुने, मुझे इनसे कोई तवक्को नहीं है बजट के हवाले से, पर मुझे आपसे तो तवक्को थी। आपके जो 80-90 वोट है वो तो जेन्युइन वोट है ना, आप तो कहते हैं इससे भी ज्यादा आपकी सीटें हैं, लेकिन वो 80-90 लोगों ने भी असेंबली के अंदर बजट पेश होने कैसे दिया, मुझे तो ये मौमा नहीं समझ आ रहा। मैं तो ये पूछ रही हूँ, मेरी तो तवक्कुआत आपसे थी कल पूरा दिन कि नहीं PTI नहीं बजट पेश होने देगी, टेंशन कोई नहीं लेनी, पर कल तो कुछ और ही सीन था सर।
दिनेश, अगर तो आप ये चाहती थी कि हमारे एमएनएस उठ के वजीर आजम पे खुद को हमला कर देते, या इस इम्पोर्टेड जो आईएमएफ का नुमाइंदा बजट पेश कर रहा था उसके ऊपर हमला आवर हो जाते, और वहां पर आप उसके बाद आज मेरे प्रोग्राम में कह रही होती कि ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सा अखलाक है। हमारे नुमाइंदों ने, अगर चूंकि वहां तो कैमरा जाने नहीं देते, वहां पे भी आज देखिए पंजाब में, मैं प्रोग्राम आपसे बात कर रहा हूँ, पंजाब में जो मैडम चीफ मिनिस्टर है, टिकटॉकर वजीर आला, जो वहां पर जालमाना एक और बजट पेश हो रहा है, वहां पर भी हमारे नुमाइंदों को नहीं दिखाया जा रहा। तो यहाँ पे इस वक्त तो पाकिस्तान में अमली तौर पे बाहर भी मार्शल्लाह है, असेंबली के अंदर भी मार्शल्लाह है, बल्कि मार्शल्लाह से बदतरीन हालात हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो एमएनएज हैं, उन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। बल्कि आप ये यकीन रखें कि जो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत ताकत दी है असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, ये जो अवाम दुश्मन बजट है, जो किसान दुश्मन बजट है, जो सरकारी मुलाजमीन का मुखालिफ बजट है, जो गरीबों का और जनाजा निकाल देगा, हम इंशाल्लाह इसकी हर फोरम पर हम इसकी ना सिर्फ मुखालफत करेंगे, बल्कि ये फार्म 47 के नमूने जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, जो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, वो मियां नवाज शरीफ जिसको कहते थे हमारा लीडर है, जो आएगा तो लग पता जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार गया, उसकी बेटी हार गई, तो ये लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इनको पता है हमने कौन सा वोट लेकर आना है, हमें एस्टेब्लिशमेंट फार्म 47 बना देगी, हम जीत कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी हमारा होगा, हर जगह पे हम लोग जजेस के जो ट्रिब्यूनल बनाएंगे, हम उनको काम नहीं करने देंगे, रिटायर्ड लगा देंगे। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हो सकते हैं, ये आईएमएफ के नुमाइंदे तो हो सकते हैं, ये उन कुत्तों के नुमाइंदे हो सकते हैं जहां इनके जिन ममालिक। वैसे एक बात है, इस हुकूमत में आकर शहबाज शरीफ साहब ने एक काम तो किया है कि खान साहब को 1971 याद करा दिया है, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी याद करा दी। यानी हिस्ट्री के जो आपके सब्जेक्ट है ना, उसके पूरे नंबर हैं। मैं बसरा साहब आपके पास वापस आती हूँ, जरा आप ही के चहीते कादिर मंदोखेल साहब को सुन लूँ, आप ही के बड़े फेवरेट हैं, वो मेरे भी हैं थोड़े से, लेकिन आपके ज्यादा हैं। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मंदोखेल साहब, आप लोगों का मसला क्या है? बजट पसंद नहीं आया, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो जो प्रोटोकॉल देना था ना बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को, उनसे मुशावरत करनी है, उनको एतमाद में लेना है, उनको पहले सब कुछ बताया जाए कि जी हम बजट में ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उनको ना ट्रीटमेंट पसंद नहीं आया, और उस वजह से बिलावल ने कहा कि जी मैं तो नहीं आऊंगा, तो वो वापस अपने घर चले गए। सर, किसी की शादी पर तो आए नहीं थे ना, पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के जैसे बिलावल भुट्टो इमरान खान के अगेंस्ट तकरीर करते थे, मुझे लगा कि वो खड़े होकर तकरीर करेंगे और कहेंगे मिस्टर औरंगजेब आपका बजट ठीक नहीं है, लेकिन आप तो घर ही बैठ गए नाराज होके। बहुत शुक्रिया बेनिश साहबा, आपकी सारी डायलॉग का मैं हिमायत करता हूँ, जितने भी आपने डायलॉग इस वक्त बोले, सिवाय आखिरी तकरीर का। बात यह है कि आपने पहला सवाल ये किया कि आपका मसला क्या है। बिल्कुल हमारा यही मसला है कि हमारा मसला तो सुन लें। आप और बसरा साहब आए दिन हमें ताने देते हो, पता नहीं क्या क्या गालियां पड़ती है पीटीआई की तरफ से, तो हुकूमत में तो अब तो आपके पास वाजिया हो गया कि अगर हम हुकूमत में थे तो हमसे मुशावरत करते हैं, ऊपर से आप ताना मार रही है कि भाई आपका मसला क्या है। मसला हमारा यही है कि आप हमारी बैसाखियों पे खड़े हो और हमसे पूछ ही नहीं रहो, हमें बता नहीं रहे हो कि क्या करना है। 16 महीने की जो हुकूमत थी, जो शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहा था, उस वक्त भी उन्होंने हमारे साथ जो ना वो कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, हम खामोश हो गए। आपको 2-3 चीजें गिनवा देता हूँ। सिंध डूबा था 90%, वहां पे उन्होंने क्या फंड दिए आप मुझे बता दे, कमरुल हसन साहब बता दे। 21 लाख मकानात जो तामीर का ऐलान किया था वफाकी हुकूमत के मशवरे से, उनकी बाकायदा हामी भरने से, उसके लिए क्या पैसे दिए। K5 मंसूबा जो मेरे शहबाज शरीफ साहब के हल्के को लगता है डायरेक्ट कराची में, उसमें एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिए, पैसे नहीं है। K4 मंसूबा जो कराची की रीढ़ की अड़ी की हैसियत रखता है, वहां पे उनके लिए सिर्फ 17 अरब रुपए दिए, जो आधे से ज्यादा तनख्वाहों पे चले गए, और हमने खामोश बर्दाश्त किए, चलो ठीक है। अब तो इनके साथ जब हमने सपोर्ट किए तो हमारे साथ तो बहुत सारे वादे किए
कि आपके मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। एक तरफ तो वो मिन्नत समाजत कराए आप आ जाए काबीना में, हाँ। दूसरी तरफ जो ना वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। अगर हमारा गवर्नर 2-4 दिन के लिए बाहर चला जाता है तो फटाफट बिल भी साइन कर लेते हैं। तो भाई आपको हमारे गवर्नर ने जो बात की थी तो क्या गलत की थी? आप बैठ जाए। मैं भी हिमायती हूँ कि सोशल मीडिया में गाली गलौज जो है जुर्म और संगीन जुर्म होना चाहिए, जिससे मैं और आप और शौकत बसरा साहब या कमर साहब भी महफूज नहीं है। हाँ। मगर उसके लिए मशावरत कर ले, उसके लिए बैठ जाए। वो जो मीडिया हाउसेज है उनको भी ऑन बोर्ड ले ले कि बाबा क्या मसला है, गालियां तो सबको पड़ रही है, तो आपको जल्दबाजी में वो बिल क्यों पास करना पड़ा? आपने हमें बाईपास कर दिए। अब जाके बजट हो गया, एमक्यूएम के टोटल 17 लोग हैं, जिसके एक वजीर है, आपने उसको पूरा का पूरा प्रोटोकॉल दिए बकौल आपने हर चीज उसको एतमाद में लेके, और हमें तो आपने पूछा तक नहीं है। और फिर आपको जब बजट इजलास शुरू होता है तो भाई चलो 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 भाई अंदर चलो, वो भाई कोई हम आपकी गुलाम है, कोई आपकी मुलाजिम है, तो चलो 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 इनकी दिल रखने के लिए हमने 3 महीने भेज दिए, चलो भाई आप इसहाक डार साहब आ गए। तो जो बिलावल साहब की बात आपने की है, बिल्कुल बिलावल साहब क्यों बैठेगा? और बिलावल साहब क्या इस तरह चलो चलो में जाने वाले शख्सियत आपको नजर आ रहा है? तो सवाल ये है कि जिस हुकूमत को हमारी बैसाखियों पे खड़ी है और वो हमें जो ना वो उनका पहले साल ये हाल है। मुझे मंदोखिल साहब पक्का यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब आपको मना लेंगे, और मुझे पक्का यकीन है, और ये खूबसूरती है पीपल्स पार्टी की, ये बात मुझे बड़ी पसंद है कि नाराज तो चले हो जाते हैं लेकिन मान भी आप लोग बड़ी जल्दी जाते हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि बाय द टाइम आपने अगली दफा मेरे शो पर आना ना, सब कुछ सेट हो जाना है। कोई मनाने आए तो सही ना, अब आपके बगैर मनाने आएंगे सर। मुझे नहीं पता राजा साहब आपको बताएंगे कि नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बजट हर हालत में पास कराना है। आएंगे आपको मनाने, मौलाना साहब के घर पहुंच गए हैं शहबाज शरीफ साहब, अगला नंबर आप ही का है, बिल्कुल आएंगे आपको मनाने। आप खाना चाय वाय तैयार रखें। राजा साहब, मेरा सवाल आपसे इस तमाम बहस से बिल्कुल अलग है, और वो है कि आईएमएफ से जो आप रकम मांग रहे हैं ना, वो है कोई 1670 अरब, और आपने सरकारी बाबुओं की जो तनख्वाह बढ़ाई है ना, द बाबूज हु आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द सिस्टम, उनकी 25% तक बढ़ाई है, और उनकी तनख्वाहें बढ़ी भी 1500 अरब इसमें निकल जाएंगे। तो आप ये जो आईएमएफ से कर्जा मांग रहे हैं, ये बाबुओं की तनख्वाह देने के लिए मांग रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए तो आप कुछ नहीं मांग रहे। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने 25% जो तनख्वाह बढ़ाई है वो बाबुओं की नहीं बढ़ाई, हमने वो निचले मुलाजमीन की बढ़ाई है कि जो 95% जो है वो ग्रेड 17 से नीचे के मुलाजम है, 16 और उससे नीचे, जिसमें एक चपड़ासी भी है, जिसमें एक स्वीपर भी है। तो जो 25% तनख्वाह है वो तो उनकी बढ़ी है। हाँ, जो अफसरान की बढ़ी है वो तनासुब तो उससे कम है, लेकिन उनकी तादाद भी बहुत कम है और उनका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम है। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो आप देखें कि जो तनासुब था पिछले 2 बरसों में, वर्स्ट महंगाई का तनासुब ये था, उसे किसी हद तक अकोमोडेट करने के लिए सरकारी, क्योंकि एक रवायत है यहाँ पर कि प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरीज होती हैं छोटे मुलाजमीन की, और वो भी देख रहे होते हैं कि सरकार कितनी बढ़ाती है, तो उसके तनासुब से चले, पूरी ना सही लेकिन तवक्को है कि फिर प्राइवेट सेक्टर भी कोई 15-20% इजाफा करेगा। तो ये बुनियादी वजह लोगों को एक फौरी रिलीफ देना था, और मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीजें आर्जी हैं। जो जो इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, हमारे इंटरनल रिसोर्सेज जनरेट होंगे, तो हम इसमें रिलीफ देने के काबिल हो जाएंगे। आप देखें कि माजी में भी टैक्स स्लैब्स के अंदर टैक्स रेट्स में कमी वाकई हुई थी, स्लैब्स बढ़ाए गए थे। इसी जमाने में 25,000 कम से कम आमदन थी टैक्स की, फिर उसे 50 तक ले जाया गया, तो इसी तरह उसकी स्लैब्स में भी कमी आई। लेकिन अब इस दफा इजाफा अगर हुआ है तो वो आइंदा जब बेहतर हालात होंगे तो कमी आएगी। लेकिन सर जो अशराफिया है, जो हुकूमत के दोस्त हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं हुई ना, रियल एस्टेट वालों को आपने कोई टेंशन दी है ना, आपने ताजरों को कोई टेंशन दी है ना, आपने कोई शुगर मिल्स माफिया को टेंशन दी है। आपने तो सारा हम जैसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों के ऊपर ही सारा बोझ डाल दिया है। जो द पॉइंट इज कि अशराफिया अपने पैसों पे अयाशी नहीं करना चाहते, वो हमारे टैक्स के पैसों पर अयाशी करना चाहते हैं। सर, क्या आपने अपना पेट्रोल छोड़ा? मुझे बताएं। जो शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने सरकारी रिहाइशगाहें छोड़ी, उन्होंने अपनी वो जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जो कि उन्होंने कहा था कि जी मैं कफायत शुआरी करूंगा, कफायत शुआरी तो कहीं भी मुझे नजर नहीं आई। सर, कोई एक ऐलान बता दें जो कि एक्चुअली कफायत शुआरी के जुमरे में आता है और आप लोगों ने किया हो। 10% तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है उनमें कमी का फैसला एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे, हर महकमे के बजट
वो हुआ भी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। सर पिछले बजट में नहीं है वो बजट में भी ऑस्टेरिटी नई गाड़ियों पे, नई चीजों पे पाबंदी हुई है। ये तो बिल्कुल मुबालगा होगा कि कहें कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक और बात जो मैं अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को राजी करने के लिए, तो हम तो बस ईद का इंतजार था, नाराज वो हैं भी नहीं है। चले कहीं पे किसी उस लेवल की मुशावरत नहीं हो सकी जैसी होनी चाहिए थी। वो हमारी अपनी पार्टी में भी बहुत सी सफर उस तरीके से मुमकिन नहीं हो सकी बजट के मौके पे, लेकिन इंशाल्लाह हम कुर्बानी का गोश्त साथ लेके बनाने जाएंगे। और ये देख लें कादर मंदोखेल साहब, ये कुर्बानी का गोश्त लेकर के आएंगे, आप इनको यखनी पुलाव बना के खिलाएं या कराची बिरयानी, सिंधी बिरयानी बना के खिलाएं, और जो शौकत बसरा साहब हैं वो मुज़ाकरात के ऊपर अपनी टिप्पणी देंगे, क्योंकि इनकी साइड पे अभी जो मौलाना साहब हैं उनको शहबाज शरीफ साहब ने अपनी साइड पे करने की कोशिश की है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, पैनलिस्ट भी हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक जी। शौकत बसरा साहब है, कादर मंदोखेल साहब हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं। शौकत बसरा साहब, यहाँ पर हुकूमत रही है जी बजट की तैयारी में, अब आप माने ना माने जैसा भी बजट था फजूल सा ही था, लेकिन चले तैयारी तो करनी होती है ना, फजूल बजट तैयार करने में भी तैयारी करनी होती है। लेकिन पीछे पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी हुई है ना, वो बड़ी जबरदस्त हुई है। वो पहले एक नीले कपड़ों के अंदर तस्वीर आई थी, नीली कमीज के अंदर इमरान खान साहब की, वो तस्वीर ने इतनी अन्नी मचाई हुई थी, अभी वो ही आग खत्म नहीं हुई कि अब तो कोई 13-14 मिनट की एक ऑडियो आ गई, खान साहब की ऑडियो, और वो भी ओरिजिनल फाइल, और वो भी वो वाली फाइल जो कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे वो एक भाषण दे रहे और तकरीर कर रहे हैं, सर 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 सर, नैब का हेड भी ना आपको लगाना चाहिए, सर 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 ऐसे करना चाहिए। तो मैं तो हैरान परेशान हूं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी को आपने किसी और तरफ लगा के अपनी सहूलतकारी पूरी कर ली, तो फिर सर मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं? बैकडोर जो आपके राब्ते चल रहे हैं, कुछ उसमें फ्रूटफुल चीज सामने आई है तो हमसे शेयर करें। दिनेश के सवाल का जवाब देने से पहले अभी मेरे दोनों भाई आपके साथ हैं। राजा साहब, जाहिर है अल्लाह हक क्या सच्ची बात मुंह से निकली आती है, तो राजा साहब ने कहा पीपल्स पार्टी वाले अगर रूठे होंगे तो हम मनाएंगे ना, बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त बात कही। देखिए इनकी कोई लड़ाई नहीं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी लड़ाई पता है किस बात पे होती है? जब ये हम जाहिर है हम तो रहे हैं ना, जो अवाम है इनको ये दोनों तीनों पार्टियां मिलकर लूटती हैं, और इनकी लड़ाई इस बात पे होती है कि मेरा हिस्सा जो है वो मुझे नहीं पहुंचा। जैसे जब डाकू डाका मारने जाते हैं ना तो माले गनीमत लूटते हैं, तो उनके अंदर फिर वो जब डाकू डाका मारने के बाद बैठ जाते हैं ना तो फिर उनके हिस्से बांटे जाते हैं। लड़ाई वहां पड़ती है जब डाकू को उसका हिस्सा पूरा नहीं मिलता। तो ये सब एक है, हाथी के दांत खाने की और राजा साहब तो कह रहे हैं, बसरा साहब के एक है, वो तो बल्कि कुर्बानी का गोश्त लेकर जाएंगे थाल में सजा के, कह रहे हैं वो कुर्बानी का गोश्त। आप समझे ना, वो कुर्बानी का गोश्त हमारी आवाम को कह रहे हैं, हमारी राया को, क्योंकि इनको तो वो कहते हैं जिन्होंने कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, इन बेचारे इनको क्या पता हो। सर ये समझ आप ही की हो सकती है, मेरी तो ये समझ नहीं हो सकती, लेकिन बात मुकम्मल कर लें आप। जी सर, जी सर, कर लें। अच्छा, इनको क्या अंदाजा हो कि आवाम मरे, खुदकुशियां करे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन्हें सानू लुटना है तो लुट के इन्होंने वो आपको वो अपने घर चलाने हैं। तो वो जो माँ कह रहे हैं ना कुर्बानी का गोश्त देने जाएंगे, वो कुर्बानी का गोश्त अवाम का गोश्त खाना है इन लोगों ने, उनका गोश्त खून निचोड़ के वो हिस्सा जो है बराबर जुस्सा इनको पेश करना है। दूसरी बात, आपने अभी फिर कह रही थी ना बजट, मैं आपको कहूं ऑन अ सीरियस नोट दिनेश, यकीन मानिएगा इनको इस चीज का एहसास और अंदाजा ही नहीं है कि ये जो क्रिमिनल एलीट है पाकिस्तान की, जो करप्ट अशराफिया है, जो 76 साल में 3.5 साल हमारा हिस्सा है, 70 साल 72 साल से इस क्रिमिनल एलीट ने पाकिस्तान को लूटा है, घसूटा है, लोगों का खून निचोड़ा है, और आज हम बार बार कह रहे हैं कि आप हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं लगा रहे। लोग मरने मरवाने पर आए हुए हैं और इनके यहाँ पर अल्ले तल्ले खत्म नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं हम कुर्बानी का गोश्त देकर मनाने जाएंगे। राजा साहब अल्लाह का नाम मनो ते अपने उस इंपोर्टेड जो आपका वजीर, लेकिन बसरा साहब ये भी तो इन लोगों का नसीब है कि इनको मनाने कोई जा रहा है। इमरान खान साहब तो जेल में यही कहते हैं मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करने आता, मुझसे कोई मिलने नहीं आता, मुझे कोई मनाने नहीं आता। ये भी किस्मत की बात होती है ना, नसीब की बात होती है, किसी को मनाने चले जाते हैं किसी को नहीं। जी सर। अच्छा, मैं आपको वही बात करूं कि आप जो इमरान खान साहब फोबिया हो चुका है पूरे मुल्क के अंदर, जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको,
इमरान खान की एक तस्वीर, हालत देख लें, एक तस्वीर से कांप जाते हैं ये लोग। इमरान खान चूंकि पाकिस्तान है, इमरान खान पाकिस्तानियों की उम्मीद है, इमरान खान वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जो फेडरेशन की अलामत है। आज जो इस वक्त ये मंगते जो हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो इस वक्त वो डिक्की वाली सरकार है, जो अभी गए थे चाइना के अंदर पता नहीं कितने लोगों का वक्त लेकर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई आप तो अवाम के नुमाइंदे नहीं, जाए अपने घरों के अंदर, इनको गाने गुने सुनाए, खाने खिलाए, ये वापस आ गए। तो इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं, इस वक्त आप कोई बात करेंगे, एंड बात कैदी नंबर 804 पे जाएगी। अगर पाकिस्तान तो क्या कैदी नंबर 804 ने हमेशा कैदी नंबर 804 रहना है? मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे? अब से कोई खबर भी तो दे देना सर। मुज़ाकरात इमरान खान अगर अपनी जात के लिए करने होते तो जिस दिन नैब का केस आप कह रही हैं, जो वीडियो लीक हुई है, उस दिन उन्होंने कहा मैं तो जेल में हूं, अगर नैब तरामीम को सपोर्ट करूं मुझे तो फायदा हो सकता है, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये है उस लीडर की सोच जो 1 साल से, जो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, जो डेथ सेल में पड़ा है, जिसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, क्या बात, जो बीमार नहीं हुआ, जबरदस्त तो लेना जबरदस्त। इनके लीडरों की तरह डील करके मुल्क से भागा नहीं है। इसलिए हमारे मुज़ाकरात सिर्फ एक काम के लिए होंगे कि पाकिस्तान की आवाम, जिनको ये भेड़ बकरियां समझते हैं, जिनको 70-72 साल से ये पाकिस्तानी करप्ट शराबियां लूट रही है, अभी भी जो टैक्स लगे हैं वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है, इनको लूटे और हम माल सारा बाहर ले जाएं। इसलिए इमरान खान के जो डायलॉग है वो अब पाकिस्तान में सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए होंगे, आवाम के लिए होंगे और आईने पाकिस्तान के। ठीक है, ये आप मंदुखेल साहब सुन रहे हैं, ये होता है लीडर जो जेल में भी बैठ के सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचे। और बिलावल आजाद हैं, बाहर हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, फिर भी पार्लियामेंट में नहीं जाते और आप वेट करते हैं कि हमें कोई मनाने आए तो हम आगे बात करें। देखिए ये होते हैं लीडर, ये सीख लें आप बसरा साहब से, सीख लें आप इमरान खान साहब से कि जेल में रह करके भी कैसे सियासत की जाती है। बेनिश, बहुत सारे मेरे सर्कल में भी पीटीआई के से वाबस्ता लोग हैं और वो अक्सर मुझसे नाराज होते हैं कि आप थोड़ा सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हो। तो मैं उनको जवाब में ये कहता हूँ कि सख्त ज़बान उस वक्त मैं इस्तेमाल करता हूँ कि जब सामने वाला पीटीआई वाला सख्त ज़बान इस्तेमाल करे। अब आप शौकत बसरा साहब को देख रहे, डाकू, जिसको डाकू को ऐसा नहीं मिला वो नाराज। वो भाई आप बता दे, पाकिस्तान में तो एक ही सजा याफ्ता डाकू है जो जेल में पड़ा हुआ है, हमारे वाले को तो एक दिन भी सजा नहीं हुई है। तो सजा याफ्ता हमें डाकू हमें कह रहे हैं, खुद आपका डाकू बैठा हुआ है, गड़ी चोर, आर चोर, वो सारी चीजों में सबूत के साथ मुजरिम में इस वक्त आप वकील हो और आप हमें डाकू कहते हो। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि पहले सेगमेंट में जो बात की थी IMF की गुलाम फलाग, आपको पता है इनके दौर में IMF का आजिर सर्विस 19 स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया, याद है आपको ये बात बेनिश? नंबर 2 बात मुकम्मल कर लिया। दूसरी बात ये कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 की पैदावार हमें और नून लीग को कह रहे हैं। अभी मुल्तान में जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे कासिम गिलानी का इलेक्शन हुआ, ये बसरा साहब को मैं चैलेंज करता हूं, ले आए जरा फॉर्म 45, 35,000 की लीड से जीते हैं। चैलेंज करता हूं बसरा साहब को, फॉर्म 45 मुझे दिखा दे। पिछले इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन में 324 वोटों से गिलानी साहब जीता था, जमनी में 35,000 से जीते। ये तो फॉर्म 45-47 की कहानी है। और फिर अपने दौर में 26,000 अरब लिए, हमें 5,000 अरब का ताने देते थे और 26,000 में अंडे कटे मुर्गियां, ये विजन था, वो भी नाकाम हो गया। मुझे बताओ किसको अंडे किसको कटे दिए हैं। अब उसके बाद डेथ सेल में माशाल्लाह बेनिश, आपने भी डेथ सेल देखा है, वो तस्वीरें जो एक्सरसाइज की मशीन है, किशमिश फ्रूट बादाम है, वहां पे बकायदा टीवी लगा हुआ है, वहां बकायदा 8 कमरे हैं एक्सरसाइज के लिए जगह। ये है डेथ सेल। बेनिश में गवर्नर सिंह के साथ थी 10 साल में जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूं। आप जाएं जेलों के अंदर देखें, अगर एक बैरक में 10 आदमी आते हैं तो वहां 100 डालते हैं। नहीं तो ये जो इतना VIP डेथ सेल है, ये किसने दिया है? ये किसने इनको अलाउ किया है कि आप ये फैसिलिटीज दें? सर आप लोगों की हुकूमत है, पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। आप इसके ऊपर बात करते हैं, मरियम नवाज से बात करते हैं, पंजाब हुकूमत से आप बात करते हैं कि वसाइल वापस लें, मत दें इनको रियायत। ना बेनिश, हमें दूसरी पटली पे न चढ़ाओ।
इमरान खान साहब की वो सारे डायलॉग बाजी है, मैं जेल के अंदर, फिर फायदा क्या है जेल के अंदर है, तो हर आदमी दिल से जाएगा जेल जाने का। और मैं तो इतना सख्त हो गया हूं कि अल्लाह मियां ने मुझे दोज़ख में भेज दिया तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। ये तो सारी सोशल मीडिया पे इनकी पड़े हुए डायलॉग बाजी। लेकिन सवाल ये है कि हम वो नहीं चाहते, न नून लीग को मशवरा दूंगा, बल्कि नवाज शरीफ साहब कह भी चुका है कि हम आपकी एसी उतार देंगे, कूलर उतार देंगे, टीवी उतार देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 8 कमरे दिए, 8 और दे उसको, ताकि ये डेथ सेल जरा पाकिस्तान को पता चल जाए। मैं आपको जेल के बता रहा था। बस फिर सर, जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो ताना ना दे डेथ सेल का, कोई और बात का ताना दे दे, किसी और बात का दे दे। सुन ले जी सर। जेल रिफॉर्म्स का मैं रहा हूं इस वक्त 10 साल। वहां ये हाल होता है, मिसाल के तौर पे कराची के सेंट्रल जेल जिसमें 1299 कैदियों की गुंजाइश है, वहां 5,500 से ज्यादा लोग मौजूद है। मलीर जेल 690 लोगों की गुंजाइश है, वहां 2,500 मौजूद है। कैदी बताते हैं कि जहां 10 की बैरक को मिसाल के तौर पे वहां 100 लोग हैं। कैदी कह रहे हैं कि हम जो ना अपना कलवट नहीं बदल सकते, ऐसे फिक्स बैठे होते। और ये इनका डेस्क माशाल्लाह देख ले, कूलर भी है, टीवी भी है, फ्रूट के सारे अंबार भी है, एक्सरसाइज की मशीनें भी लगी हुई है। और पाकिस्तान का पहला सजा याफ्ता मुजरिम जो सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त मुखातिब भी होता है। क्या बातें करते हो बच्चों वाली। नहीं कहना चाह रहा था, ये सारी बातें मजबूर करते हैं इन बातों पे। अच्छा, अब बेनिश सवाल ये है, ये भी आपको खबर है जो आपने ताना दी है, जेल के अंदर इमरान खान साहब की बातचीत चल रही है। ये जो बजट के ऊपर जो थोड़ा बहुत टोकन स्ट्राइकर, ये बातें चल रही है। किसके साथ? और ये जो कहते थे ये चोर है, डाकू है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अभी कह रहे नहीं जी हम मुज़ाकरात को तैयार है। ओ भाई, बंदा थूकता हुआ तो नहीं छाड़ता है, कम से कम एक बात पे तो रहो ना। यू टर्न में बड़े मास्टर थे, आपको सब दुनिया को पता है, मगर ऐसा यू टर्न क्या अभी थूका अभी चाटा, अपनी बात पे तो रहो ना। मुझे ये बता दे मंदोखेल साहब, इनकी बातचीत किसके साथ चल रही है जेल के अंदर से, ताकि मैं जवाब ले लूं ना बसरा साहब से। किसके साथ बातचीत चल रही है? वही गेट नंबर 4 के वालों के साथ चल रही है। और किसके चल रही है? अच्छा, उनके साथ चल रही है बात। बड़े तेज निकले वो तो कहते हैं खान साहब, तो बड़े तेज निकले। तो कह रहे थे मीडिया पे कौन ले गए, ये पूछो उनसे, उन्हीं के साथ तो चल रही बातें उनकी। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दें। ये जो आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है सीधी बात के अंदर, इसी के ऊपर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, पैनलिस्ट मेरे साथ हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही फाइनल राउंड जो है बहुत ही गर्मा गर्म होने वाला है। बसरा साहब, ये तो आपकी पूरी प्लानिंग, पूरा जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड कादर मंदोखेल साहब, आपके वेरी फेवरेट, उन्होंने तो एक्सपोज कर दी। आप हमें बताते ही नहीं है कि आपकी गेट नंबर 4 वालों के साथ बातचीत चल रही है। क्या बातचीत चल रही है बताइए। ये तो एवं मुंह दिखाने के लिए हुकूमत कर रहे हैं, असल में पूरा खेल तो आपके पास है सर। अच्छा, जाहिर है इमरान खान पाकिस्तान है, आप कोई भी बात करेंगे, कोई भी गुफ्तगू होगी तो वो खान साहब के इर्द घूमेगी। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी वो जेल की बात कर रहे थे, तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो डेथ सेल है ना, जिसमें इमरान खान साहब बेकसूर 1 साल से पड़े हैं, ये दोनों इनके लीडर मुझे 2 महीने इनके अंदर गुजार के दिखा दें। इमरान जो नवाज शरीफ ने जेल काटी है, वो 5 स्टार होटल जहां से घर से खाना आता था, वहां को खाना बनाते थे, अलग बाथरूम थे। और ये मियां शहबाज शरीफ ने एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को, ऑन रिकॉर्ड है कि जी मेरे भाई के गुर्दे फेल हो जाएंगे अगर आपने वहां एसी ना दिया, तो उनको एसी लगा दिया गया। इसी तरह जरदारी साहब ने जो जेल काटी है डॉक्टर आसम के अस्पताल, किसको नहीं पता कि वहां क्या होता था, रात जरदारी साहब कहाँ होते थे, हर किसी को एक एक बात का पता है। दूसरी बात, हमें इस बात का पता है क्योंकि इन लोगों ने तो हमेशा जेल में जब जाते हैं, ये 2 महीने बाद जब जेल जाते हैं तो कोई बीमारी नहीं होती, 2 महीने बाद इनके क्लच प्लेटें भी बैठ जाती हैं, प्लेटलेट्स भी, गुर्दे भी, किडनी भी, हार्ट भी, लंग्स भी। और उसके बाद पता चलता है रातों रात ये डील करके कोई जद्दा निकल जाता है, कोई लंदन निकल जाता है, कोई कहता है मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो भाग जाता है। बसरा साहब, बातचीत तो आपकी भी चल ही रही है ना गेट नंबर 4 से, जरा उस पे आ जाए, वक्त कम है प्रोग्राम का। हाँ जी, जिनकी ये बात करते हैं, जिनसे बात चल रही है, जिनने इन नमूनों को पाकिस्तान में मुसल्लत किया है, यकीन मानिए अगर फौज इन नमूनों के सर से हाथ उठा ले, चैलेंज है, अगर फौज इन फार्म 47 के नमूनों से हाथ उठा ले तो ये 24 घंटे हुकूमत में नहीं रह सकते। चैलेंज है हमारा, 24 घंटे ये हुकूमत में नहीं रह सकते। दूसरी बात, हम आज भी ये समझते हैं, हमारा डायलॉग मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो हमें ताने दे रहे थे, सबसे पहले तो इनकी जमात
जाके कैदी नंबर 804 के दरवाजे पर बैठी थी कि अल्लाह का वास्ता ये आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना ले। याद है? याद है ना? जी, बिल्कुल सर। जी, आप लोगों ने इनकार कर दिया था, आपने कहा था इनसे नहीं, इनके साथ आगे सुन लेना। अगर इमरान खान ने वजीर आज़म बनना होता, उस डेथ सेल से निकलना होता, तो हमें तो ये वजीर आज़म खुद बनाने के लिए गए थे। और दूसरी बात दिनेश, हम जो डायलॉग करेंगे, हमें सियासी जमात है, जाहिर है पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, हम दो बातों पे डायलॉग होंगे जी। जाहिर है किस पे होंगे? असीरान की रिहाई और मैंडेट, जो चोर बैठे हैं इनसे मैंडेट की वापसी। और ये जो बेचारे बैठे हैं ये तो बेख्तियार हैं, डमीज हैं बेचारे, खुद बजट जी जी सर, वो अपनी बात कर भी नहीं रहे, वो गेट नंबर 4 की बात कर रहे हैं, आप उसको डिनाई कर रहे हैं कि आप लोग की बात नहीं चल रही गेट नंबर 4 से। अच्छा सुन तो लेना, सुन तो ले। गेट नंबर 4 क्योंकि इनको ये पुराना तरीका वारदात है इनका, ये 5-6 बारियां जो दोनों पार्टियों ने ली हैं उनके बूट चाट के और बूट पॉलिश करके वोट को इज्जत दे के नारे लगाते लगाते पता चलता है कि डिग्गी में बैठकर जाके हुकूमतें ले लेते हैं। और फिर जिसको हार श्रृंगार बनाकर लाया गया पाकिस्तान में कि मियाँ जिनवावेगा लग पता जाएगा, तोते उड़ाई जा रहे हैं, कबूतर उड़ाई जा रहे हैं, तंदूरा से विजिट करी जा रहे हैं। तो गुजारिश ये है, हम बार बार सुन तो लें, आखिरी बात इनको ये सिर्फ बात बता दूं कि इंडिया में इलेक्शन हुआ, 1 अरब 60 करोड़ का मुल्क है, 1 अरब वोटर है, ईवीएम पे इलेक्शन हुआ, दोनों पार्टी को चैलेंज है ईवीएम पे इलेक्शन करा दें। कल आप काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। काउंसलर इमरान खान को जेल में डाला, 200 मुकदमे दर्ज कर लिए, और शर्म हया आनी चाहिए। आज पाकिस्तान का वजीर आज़म शादी करने के जुर्म में जेल में पड़ा है, मुकाबला कर नहीं सकते। खान 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 खान, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मुझे अंदाजा है, आमीन, और अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलें आसान करे। बिल्कुल सही फरमाया राजा कमरुल इस्लाम साहब। आपको नहीं पता कि इमरान खान साहब की जेल के अंदर से गेट नंबर 4 वालों के साथ बातचीत चल रही है? और सर अगर चल रही है बातचीत तो ये तो बड़ी आपके लिए अलार्मिंग सी बात होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो आपकी हुकूमत फारिग हो जाएगी सर। नहीं, अलार्मिंग नहीं है, बल्कि ये अगर उन्होंने चलाने में कामयाब हो गए हैं खान साहब, तो ये जितने अल्फाज उर्दू लुगत के काबिल एतराज अल्फाज चार्ट से लेकर और कहाँ तक के पसरा साहब ने इस्तेमाल किए, हमने पसरा साहब को इंतहाई खूबसूरती के साथ जरदारी साहब की हमायत करते देखा पंजाब असम्बली में अपना 8 से 13 के दौर में। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के हक में बड़ी पुरजोश तकरीरें हैं और बुश की मजबूत दोस्ती के गीत गाया करते थे। आज मुझे बड़ी हैरत हुई कि हर वो लफ्ज जो शायद हम किसी गली में या वहाँ पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया। बहरहाल हमें उनका फिर हंसते मुस्कुराते कबूल है, लेकिन यह है कि ये एक अच्छा शगुन होगा कि अगर गेट नंबर 4 के वो जो बूट तो वाला लफ्ज या चाटने वाला मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगर वो मामला हो जाता है तो बेसिकली ये हमारी हुकूमत के दवाम का जरिया होगा ना, कि उसमें कोई मुज़ाकरात का ये नतीजा तो यही निकलेगा कि वो उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, और उसकी एक झलक बजट में जैसे आपने शुरू किया था वो देख भी ली। तो इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है ये मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेगी। इन्होंने मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और मैं आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक भी कहती हूँ। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे।